पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को तीन फिक्रों में बोला जा सकता है और उसके बाद बाकी सारी क्वांटम मैकेनिक्स इन्हीं तीन सेंटेंसेस की एप्लीकेशन है या डिटेल है। और वो तीन सेंटेंसेस ये हो सकते हैं कि आपने जिस भी मेजरेबल क्वांटिटी की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है उस मेजरेबल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर बनाएं, एक सेंटेंस। दूसरा ये कि उस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू फाइंड करें, दूसरा सेंटेंस। और तीसरा ये कि जो आपने आइगन वैल्यू फाइंड की है वो उस मेजरेबल क्वांटिटी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिडिक्शन होगी, ख़त्म। तो ये जो है ये फॉर्मलिज्म ये इंट्रोड्यूस करना है। अब मुझे बताना है इस लेक्चर में कि आइगन वैल्यू क्या होती है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, और फिर उसके बाद बताना है कि अगर आइगन वैल्यू रियल हो, क्योंकि मेजरेबल क्वांटिटी आपकी फिजिकल प्रेडिक्शन रियल होनी चाहिए, तो आपके ऑपरेटर खास तरह के होने चाहिए, और आइगन वेक्टर्स भी और इसका उससे रिलेटेड सारे आइगन फंक्शन भी एक खास तरह के होने चाहिए। तो ये तो है इस लेक्चर का पूरा प्लान। अब डिटेल ये है कि मेजरेबल क्वांटिटी में सबसे पहली मेजरेबल क्वांटिटी जिसका मैं जिक्र कर सकता हूँ वो है मोमेंटम, और बाकी जितनी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो मोमेंटम और पोजीशन की मदद से बनाई जा सकती हैं। तो पोजीशन तो सादा होती है, पोजीशन रहती है आमतौर वेव फंक्शन में। मोमेंटम जो होता है वो माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स बन जाता है। तो अगर मोमेंटम माइनस आयोटा बाई डी एक्स है तो इसको अगर इसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, और उसका जवाब ये है कि वेव फंक्शन ये प्लेन वेव होगा उसके लिए जिसका एक मोमेंटम हो, और प्लेन वेव का फॉर्मूला ये होता है ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मोमेंटम इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये अनचेंज रहता है, प्लेन वेव ही रहती है, और ये इसकी जो वैल्यू है वो एच बार क्या हो जाती है। और ये पहली एप्लीकेशन है जो मैंने असूल बताया था कि जो भी मेजरेबल क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है, इसे तो हम कह रहे हैं मोमेंटम, अगर आपने मोमेंटम फाइंड करना है तो ये इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करें। आइगन वैल्यू इस मिसाल से में भी दिखाई दे रही है आपको, लेकिन अगर आप जनरल चाहते हैं तो पहले मैं डेफिनेशन जनरली लिख देता हूँ और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ है ये इसी की मिसाल है। तो जनरल डेफिनेशन ये है कि अगर एक ऑपरेटर, और यहाँ तो ये एक मिसाल है ना ऑपरेटर की, और ये जनरली कुछ भी ऑपरेटर हो सकता है, अगर ऑपरेटर आइगन वेक्टर पर ऑपरेट करे, और इसकी मिसाल ये आइगन फंक्शन है, और आइगन वेक्टर राइट हैंड साइड पर भी आ जाए तो लेकिन साथ एक नंबर से मल्टीप्लाइड हो, तो वो जो नंबर है वो नंबर an है। तो इसको नाम देना मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो कुछ हमने ये अगर आप सोचते हैं ना कि ये कहाँ से आया, तो ये जो कि मोमेंटम के लिए है ये इसी को जनरलाइज किया है ना, ये माइनस डी बाई डी एक्स के बजाय एनी ऑपरेटर, सिर्फ एक नहीं, और इसके आइगन मोमेंटम के आइगन फंक्शन के बजाय कोई सा भी आइगन वेक्टर, और कोई आइगन वैल्यू लाजमी नहीं मोमेंटम की हो, किसी की भी हो सकती है, लेकिन वो उसी की होगी जिसके लिए ऑपरेटर है, ठीक है। और आइगन वेक्टर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो मिसाल है, अब मिसाल को अब आप मिसाल तक लिमिटेड ना रहें, अब आप कंसंट्रेट करें जनरल इक्वेशन 1 पर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जो क्वांटिटीज अब मैं उनके नाम आपको सिखाता हूँ, ठीक है। और वो नाम सिखाने के लिए पहले तो आप ये देखें कि ये तो एक जनरल है इक्वेशन 1। अगर इसको डिस्क्रीट बेसिस में करें तो ये जो होगा डिस्क्रीट बेसिस में ये जो वेक्टर होगा ये अपने कंपोनेंट्स, डिस्क्रीट बेसिस ये होगी ना, आप कहेंगे पहला बेसिस वेक्टर, दूसरा तीसरा काउंट कर सकते हैं। तो जो वेक्टर होगा ये भी कॉलम बन जाएगा,
पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट। और कॉलम, जब ये कॉलम बन जाएगा तो कॉलम के ऊपर ऑपरेट क्या करेगा? मैट्रिक्स। तो इसको टेक्निकली ये कहते हैं कि डिस्क्रीट बेसिस में ऑपरेटर रिप्रेजेंट होगा मैट्रिक्स से, और जो कैट है ये रिप्रेजेंट होगा कॉलम से। और अब इक्वेशन 1 में ये चेंजेस जो आ गई हैं, अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में तो यही चीज़ है, यही रहेगा, कॉलम रहेगा, और ये ए मैट्रिक्स है, और ये जो है ना आइगन वैल्यू भी वही है। अच्छा, मैट्रिसेस में ये शायद ज़्यादा आपके एजुकेशन में सबसे पहले ये बात शायद मैट्रिक्स में बताई जाती है। ये देखें कि अगर मैट्रिक्स में ऐसे हो कि मैट्रिक्स एक कॉलम पर ऑपरेट करे और कॉलम अनचेंज रहे, तो इस कॉलम को आइगन कॉलम कहा जाता है, कहना चाहिए। आमतौर पर प्रीवियस क्लासेस में कई बार इसको आइगन वेक्टर कहते हैं, लेकिन इस कोर्स में मेरा ख्याल है आप वेक्टर का लफ्ज़ कैट के लिए ही रिजर्व रखें, और जिसको आइगन वेक्टर कहते थे आप इसे आइगन कॉलम कहें। तो बस जिस भी लैंग्वेज में आपने याद किया है आइगन वेक्टर या आइगन कॉलम, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगे वो होगी आइगन वैल्यू। तो मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको मैट्रिसेस की वजह से पहले पता है, लेकिन अब बस इतना यहाँ क्वांटम रेंज में ये करना है कि जो बात डिस्क्रीट बेसिस के लिए है वही जनरली है। इक्वेशन 1 जनरल है, और ये जो है ये जो कुछ आपको मैट्रिसेस में पता है वो तो उसकी डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है। तो आप कंसंट्रेट करें जनरल इक्वेशन पर, जो कि इक्वेशन 1 है। और अगर टर्मिनोलॉजी सीखनी है, वही जो मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी है, अब वो जनरली भी एप्लीकेबल होगी। जनरली का मतलब है कि अब इक्वेशन 1 में भी एप्लीकेबल होगी। टर्मिनोलॉजी नई नहीं है, वो मेरा ख्याल है मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ, और वो ये है कि मैट्रिसेस में इसको जब हम इसको आइगन कॉलम कहते हैं, तो मैट्रिसेस में आइगन वेक्टर जिसको कहते हैं उसको आप आइगन कॉलम कहें। तो आइगन कॉलम के लिए एक्स का लेटर इस्तेमाल होता है, और यहाँ जब होता है आइगन वैल्यू, ये जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई होता है उसको मैट्रिसेस में आइगन वैल्यू कहते हैं। तो जो मैट्रिसेस में है इक्वेशन 1 का मतलब वही टर्मिनोलॉजी जनरली होगी, जो अगर एक कैट पर भी ऑपरेट करे तो जो वैल्यू होगी ये आइगन वैल्यू होगी, और ये जो होगी ना इसे आइगन कैट कह सकते हैं या आइगन वेक्टर कह सकते हैं। तो ये तो होगी टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस दो, आइगन वैल्यू की और आइगन वेक्टर की, ये डेफिनेशन होगी। अब आगे चलें, और वो ये है कि अब इसका सब कुछ करना फिजिक्स के साथ कनेक्शन बनाएं। और वो ये है कि जिस तरह मोमेंटम के लिए था कि जो ऑपरेटर का जो रिजल्ट था, जो नंबर जो कि रिप्रोड्यूस हुआ था, वो फिजिकल प्रेडिक्शन थी। तो जनरली आप ये जो आइगन वैल्यू है वो फिजिकल प्रेडिक्शन है। और फिजिकल प्रेडिक्शन कैसी होनी चाहिए इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि जो मैंने आज के लेक्चर में आते ही सबसे 3 फिक्रे बोले, उनमें से जो पहला सेंटेंस है वो अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, और वो ये है कि अगर आपने किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है तो आप उसका ऑपरेटर बनाएं। मैंने अभी आपको सिर्फ मोमेंटम का ऑपरेटर दिखाया है, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए भी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर से मिलकर बनाए जा सकते हैं। तो कैसे बनाना है इसकी प्रैक्टिस बाद में हो जाएगी, लेकिन पहले आप असूल को याद रखें, ठीक है। और ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, इस वजह से तो मैंने कहा था कि 3 सेंटेंस में पूरी क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। जो भी कोई मेजरेबल क्वांटिटीज है, यही है ना कि क्वांटम मैकेनिक्स साइंस है, और साइंस का मकसद प्रिडिक्शन करना होता है। तो जो भी आपने प्रिडिक्शन किसी क्वांटिटी की होती है, तो जिस भी क्वांटिटी की प्रिडिक्शन करनी है, अब ये पूरी साइंस यानी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, ठीक है। जिसकी भी प्रिडिक्शन करनी है उसका ऑपरेटर बनाएं, और फिर उसके बाद उसका आइगन वेक्टर, आइगन कैट फाइंड करें। ये कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग इस कोर्स में है। अगर वो आइगन है तो वो राइट हैंड साइड पर भी आ जाएगा, और एक वैल्यू अपीयर होगी राइट हैंड साइड पे। जो वैल्यू है वो इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए
क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिडिक्शन है कि उसकी वैल्यू ही होगी। अगर आपने मोमेंटम कहा है तो एक्सपेरिमेंटली इसको कहेंगे ये जो यहाँ जो अपीयर हुआ ना, जो कि मोमेंटम के केस में एच बार किया था, वो मोमेंटम है, मेजर करो यही मिलेगा। और अगर एनर्जी है तो एनर्जी का ऑपरेटर बनाए, यहाँ जो कुछ आ गया आप कहेंगे एनर्जी ये मिलेगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो कुछ आप जिसको आप कह रहे हैं ये मिलेगी एक्सपेरिमेंटली, इसको तो एक्सपेरिमेंटली इसको आप रियल क्वांटिटी बताएंगे ना। अगर आप कहेंगे जी एनर्जी मिलेगी 4 + 3 आयोटा, तो ये तो कोई साइंस ना हुई। आपको बताएंगे 4, चले माइनस हो सकता है। तो आपकी फिजिकल प्रेडिक्शन जो आप याद रखिए, अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल प्रेडिक्शन जो है ना, क्वांटिटी के लिए फिजिकल प्रेडिक्शन मेजरेबल क्वांटिटी के लिए आइगन वैल्यू है। तो अगर आपकी फिजिकल प्रेडिक्शन रियल होनी चाहिए तो आइगन वैल्यू भी रियल होनी चाहिए। और रियल होने का मतलब ये है कि उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसे चेंज ना करे। ठीक है, अगर कोई रियल नहीं है 4 + 3 आयोटा, वो तो बदल कर 4 - 3 आयोटा आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आयोटा नहीं है, 4 है, तो 4 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 4 ही है। तो ये तो है अगर रियल वैल्यू है। और इसके बाद जैसे मैं शायद कहना चाहता हूँ कि अगर ऑपरेटर भी रियल हो, खैर ऑपरेटर क्योंकि एक डिफरेंट तरह की चीज़ होता है, तो वर्ड जो है वो वैल्यू, ऑपरेटर रियल वैल्यू नहीं है, बल्कि ऑपरेटर के लिए लफ्ज़ रियल के बजाय एक लफ्ज़ होता है हर्मिशन। यानी अगर आइगन वैल्यू रियल होनी है तो ऑपरेटर को आप कह सकते हैं रियल ऑपरेटर, लेकिन टेक्निकल वर्ड इज हर्मिशन होना चाहिए। और अब ये इस स्लाइड का बाकी हिस्सा और अगली स्लाइड का मकसद ये है कि मुझे इंट्रोड्यूस करना है कि लफ्ज़ हर्मिशन है क्या। वैसे ये भी उम्मीद है मैट्रिक्स में आपके लिए, आपने पता होगा शायद हर्मिशन मैट्रिक्स का पता हो, लेकिन मैट्रिक्स तो डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है। और अब हमने बात करना है जनरली। तो जनरल अगर हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता भी है तो वो काफ़ी नहीं है, आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है। आपने कम से कम अगर आपको हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है तो फिर आप कह सकते हैं कि आपने उसको जनरलाइज करना है हर्मिशन ऑपरेटर के लिए। और अगर आपको हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी नहीं पता तो वो डेफिनेशन हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी मुझे बतानी है। अब ये सारे काम है, अब शुरू करते हैं। और वो ऐसे कि ये जो हर्मिशन जिस तरह आइगन वैल्यू अगर रियल हो तो ये क्वेश्चन होती है ना, तो अगर ऑपरेटर, मैं वैसे कह रहा हूँ लूजली स्पीकिंग, अगर रियल हो, प्रिसाइजली द टर्मिनोलॉजी इज हर्मिशन। तो अगर हर्मिशन हो तो फिर सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही नहीं होगा ऑपरेटर का, साथ एक ट्रांसपोज भी होगा। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन और ट्रांसपोज की जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं हर्मिशन कॉन्जुगेट। और लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को तो स्टार के तौर पर लिखते हैं ना, और हर्मिशन कॉन्जुगेट को डैगर के तौर पर लिखते हैं। ये डैगर वही लफ्ज़ है जो जिसका उर्दू में आप ये कहेंगे, हिंदी में उर्दू में खंजर। तो ये खंजर है, इसका जो हाथ है वो ऊपर है और जिसका जो फल है जैसे कहते हैं ना नीचे, वो जो सिरा है वो नीचे है। तो अब ये बस ये देखें, स्टार जो है ना ये एक ऐसी चीज़ से रिप्लेस हो गई जिसमें ट्रांसपोज भी है, और इसको कहते हैं हर्मिशन। अगर आपने डिस्क्रीट में कवर कर दिया तो हर्मिशन के बाद आप कहेंगे मैट्रिक्स। तो हर्मिशन मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है, जो जिनको पता है वो देख सकते हैं कि ये वही है जो उन्होंने पहले पढ़ी है, कि हर्मिशन मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अलावा ट्रांसपोज भी करना होता है। अब अगर तो आपको हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं आती थी तो फिक्र ना करें, मैंने अब आपको बता दी है। ट्रांसपोज का मतलब होता है मैट्रिक्स में कि रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। तो अगर आपके पास नया भी है तो कुछ नहीं है, और अगर आपके पास पुराना है तो ज़्यादा अच्छी बात है नॉलेज। लेकिन बहरहाल अगर जो भी कुछ है उसको ऑपरेटर के लिए जनरलाइज करना है, हमने सिर्फ डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन तक लिमिटेड नहीं रहना। तो जब जनरलाइज करना है तो आप ये देखें कि ऑपरेटर का और मैट्रिक्स का क्या ताल्लुक है पहले, और उसे रिकॉल कर लें। और वो ये है, और वो ताल्लुक ये है कि एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, आई रो इंडेक्स है और जे कॉलम इंडेक्स है, वो ब्रैकेट होता है। अब क्योंकि एलिमेंट एक नंबर होता है तो ब्रैकेट भी एक नंबर होता है। लेकिन अगर ये
ऑपरेटर की मैट्रिक्स है तो फिर वो एक नंबर ख़ास तरह का होगा कि दरमियान में ऑपरेटर होगा, जो रो इंडेक्स के लिए बरा वेक्टर होगा और कॉलम इंडेक्स के लिए कैट वेक्टर होगा। ये तो हो गया मैट्रिक्स का ऑपरेटर से ताल्लुक़। अब इसका ताल्लुक़ को इस्तेमाल करें हर्मिशन केस में तो वो ये होगा कि अगर मैट्रिक्स हर्मिशन है तो इसका मतलब ये है कि इसे ट्रांसपोज, ये याद रखिएगा डैगर का मतलब क्या है, ट्रांसपोज बी लें, यानी रो को कॉलम कर दें और कॉलम को रो भी ला दें, और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लें और रिजल्ट जो होगा उसको ए डैगर कहते हैं, हर्मिशन कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अगर मैट्रिक्स हर्मिशन है तो हर्मिशन कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट, ये फिलहाल मैं हर्मिशन कॉन्जुगेट सॉरी इधर लिखा हुआ है, ठीक है, हर्मिशन कॉन्जुगेट लेने के बाद मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी। तो और ये इसका अब यहाँ मैंने ऑपरेटर फिलहाल सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, यानी मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स के लिए इक्वेशन होगी तो ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करें तो ये इसका ए डैगर इज इक्वल टू, ए डैगर का ये मतलब बन जाता है, ठीक है, कि क्या है, आप इसे ट्रांसपोज का मतलब है कि कहते हैं ना रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दें, तो यहाँ कॉलम आपका कैट में है तो वो उसको रो बना दे का मतलब है उसको बरा में ले जाएं, ठीक है, और रो को कॉलम बना दें, रो बरा में है और उसको कॉलम बना दे का मतलब उसको कैट में ले जाएं और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें। तो फिर इस स्लाइड में तो मैंने सिर्फ इतनी ही जगह थी, मैंने सिर्फ ये बताया है कि डैगर कैलकुलेट कैसे करें। ये अंडरस्टूड है कि अगर हर्मिशन है तो वो जो डैगर लेने के बाद रिजल्ट बी पहले के बराबर ही होगा। अब ये जो अंडरस्टूड बात है वो मैंने लिखी इस वजह से नहीं है कि अब ये यहाँ तो है ना, ये रिजल्ट इतना जनरल नहीं था कि मैं इसको मजीद इसकी डिटेल में लिखता, क्योंकि यहाँ कैट और बरा एक ख़ास तरह के हैं, लेकिन जो जनरल डेफिनेशन है उसमें कैट और बरा कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बात मैं कर दूं तो इसके बाद मैं पूरी बात लिखता हूँ। अभी यहाँ आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ी सी बात इनकम्प्लीट है, लेकिन कंप्लीट उस वक्त करते हैं कि जिस वक्त हम किसी तरह की लिमिटेशन में नहीं है, और अब लाजमी नहीं है कि हर वक्त मैट्रिक्स से कंपेयर करें, बस इसको याद रखें इस इक्वेशन को, बजाय इसके कहें कि रो और कॉलम इंटरचेंज करने हैं, आपके कैट और बरा इंटरचेंज करने हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ करें और अब आप मैट्रिक्स तक लिमिटेड ना रहें तो जनरल डेफिनेशन ये बनती है कि ये जो डेफिनेशन है इसको मैंने ना दो डेफिनेशन में स्प्लिट कर दिया है, यानी हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन को दो डेफिनेशन स्प्लिट कर दिया है। पहले है डैगर की डेफिनेशन, हर्मिशन कॉन्जुगेट, और ये मुश्किल डेफिनेशन है रिलेटिवली। पहले इस पर सर कंसंट्रेट करें कि डैगर का मतलब है, हर्मिशन कॉन्जुगेट का मतलब है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब है कैट कॉलम होता है ना, कॉलम को रो बना दें और रो को कॉलम बना दें, यानी कैट को ब्रा बना दें और ब्रा को कैट बना दें। ये तो हो गया ट्रांसपोज, और यही एक मुश्किल चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें आसान है। ट्रांसपोज लेने के बाद कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सीधी सी बात है, जो भी एक नंबर है आपका ब्रैकेट वो एक नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, उसे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, ये तो आसान काम ही होगा, बस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना। और डेफिनेशन अगर आपको ये आ गई है डैगर की डेफिनेशन, तो उसके यानी हर्मिशन कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आ गई है, तो फिर उसके बाद हर्मिशन की डेफिनेशन तो बड़ी सादा सी है कि इस डैगर या हर्मिशन कॉन्जुगेट लेने के बाद वो वापस वही आ जाए। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब ये हर्मिशन ऑपरेटर के लिए एक थ्योरम है, और जो कि वैसे तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे उससे आपको शायद तवक्को होनी चाहिए कि थ्योरम आएगी ही आएगी, क्योंकि बात ये की गई, अभी तक मैं समराइज़ कर दूं इस लेक्चर में अभी तक क्या कहा है कि मेजरमेंट्स के लिए जो प्रेडिक्शन होती हैं वो आइगन वैल्यू होती हैं, और वो आइगन वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो ऑपरेटर जो है, ये मैंने सिर्फ आपको अभी तक बताया है कि ऑपरेटर हर्मिशन होना चाहिए, और असल में सारा टाइम लग गया हर्मिशन को इंट्रोड्यूस करने में।
लेकिन जो बताया है उसका प्रूफ नहीं दिया। डेफिनेशन का तो प्रूफ की जरूरत नहीं थी। जो स्टेटमेंट बोली थी वो क्या थी, वो ये थी कि अगर आइगन वैल्यू रियल है तो ऑपरेटर को हर्मिशन होना चाहिए। अब गौर करें, ये क्लेम जो था सिर्फ ये था, बाकी डेफिनेशन थी, और जो क्लेम था उसका मैंने अभी तक प्रूफ नहीं दिया। तो प्रूफ असल में अब है, ठीक है। और प्रूफ ऐसे समझेंगे, ये मैं रिपीट करूं या क्या है कि किस बात का प्रूफ करना है, ये सवाल है। और जवाब ये है कि इस बात का प्रूफ करना है कि अगर ऑपरेटर हर्मिशियन हो तो आइगन वैल्यू रियल होंगी। अब इसका प्रूफ ऐसे है कि पहले तो हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख दें कि वो अपने हर्मिशियन कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ए लिखने में ए डैगर इज इक्वल टू ए है। अब आप इस तरीके से करें कि इक्वेशन के दोनों साइड को साई एन कैट से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इधर भी साई एन कैट, इधर भी साई एन कैट, इधर भी ये आ गया, ठीक है। और साई एम बरा इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी, साई एम बरा राइट हैंड साइड पे भी, और फुल रिटर्न इन फुल रिटर्न ये आ गया ना, साई एम बरा लेफ्ट हैंड साइड पे भी, साई एम बरा राइट हैंड साइड पे भी। अब आगे चलें। अब लेफ्ट हैंड साइड पर डैगर की डेफिनेशन अप्लाई करें। डैगर क्या है, डैगर की डेफिनेशन क्या है हर्मिशियन कॉन्जुगेट की, कि रो को कॉलम बना दें, ये ट्रांसपोज है, और कॉलम को रो बना दें, ये ट्रांसपोज हो गया। और दूसरी बात तो सादा सी है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें। ये जितनी चेंजेस किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किए हैं, तवज्जो करें राइट हैंड साइड में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं की गई। और अभी तक मैंने ये भी लिखा नहीं है कि साई एन आइगन कैट है, आइगन कॉलम है। अब मैं ये बात लिख देता हूँ। अब अगर ये बात है कि साई एन आइगन कैट है, आइगन कॉलम है, तो फिर आइगन वैल्यू की डेफिनेशन भी होगी, उससे भी हम लिख लेते हैं। यानी अगर साई एन आइगन कैट है तो आइगन वैल्यू की क्या डेफिनेशन है। राइट हैंड साइड क्योंकि ज़्यादा आसान है, यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। ए जब आइगन कैट पर ऑपरेट करेगा तो आइगन वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, और आइगन वैल्यू क्योंकि नंबर है तो मैं उसको ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया राइट हैंड साइड जो कि ज़्यादा आसान है। लेफ्ट हैंड साइड मुश्किल है, बट उम्मीद है इतनी भी मुश्किल नहीं है। और वो ये है कि बस यहाँ सिर्फ ये है कि वही कुछ करना है। ए साई एम जो है वो जिस तरह यहाँ साई एन था, यहाँ साई एम था, ए एन से रिप्लेस हुआ था, यहाँ ए एम से रिप्लेस होगा। तो ये तो एक माइनर सी चेंज है। और उसके बाद दूसरी थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल है, लेकिन उम्मीद है वो भी मुश्किल नहीं है, कि बस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ लिया है उसका थ्रू आउट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना होगा। अगर आइगन वैल्यू है तो उसका भी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और जो बाकी ब्रैकेट बची जिस तरह यहाँ तो ये आते नहीं, यहाँ तो कोई कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होगा। चलो बस इसे लिख लें। अब आगे चलें, ठीक है। वो ये है कि क्योंकि ये नंबर है तो अगर हम इस नंबर का ट्रांसपोज भी ले लें तो कोई रो और कॉलम है ही नहीं, इंटरचेंज किसने होना। लेकिन ट्रांसपोज लेने से मैथमेटिकल कन्वीनियंस ये होगी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ अगर ट्रांसपोज भी शामिल कर दें तो ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट हो जाएगा, डैगर। और डैगर के बारे में हमें पता है कि डैगर जो होगा ना वो कैट को ब्रा में कन्वर्ट करता है, ब्रा को कैट में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होगा कि अब ये जो है ना ये कैट है, ये ब्रा बन जाएगा और ब्रा कैट बन जाएगा, और अब ये डैगर ख़त्म हो गया, डैगर ने अपना काम कर लिया और किसी किस्म की और चेंज मैंने नहीं की। अच्छा, अब ये तो एक जनरल रिजल्ट है। जनरल इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने इसको ना दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ों के लिए, दो पर्पज़ के लिए। एक ये थ्योरम है और एक अगली स्लाइड में रिलेटेड थ्योरम। तो इन दोनों के लिए ये इक्वेशन जो है ना ये इस्तेमाल करनी है। अब इस इक्वेशन दो जब मैं कह रहा हूँ तो दो का मतलब एक दो केसेस है। एक केस ये है कि m और n सेम है, और अगर m और n सेम है तो फिर ये क्या होगा, अब थ्रू आउट ये तो बड़ा उम्मीद सादा सा काम होना चाहिए। जहां भी m है उसको n कर दें, पहले तो आप लिख लें, उसके बाद जब सभी से आपने लिख लिया है अब और करें, आपको क्या मिला है। अब यहाँ क्या था, साई एन का साई एन के साथ डॉट प्रोडक्ट, सॉरी मैंने पॉइंट आउट नहीं किया, यहाँ एम था, इसको भी एन में करना है। अब थ्रू आउट आपने कर लिया। अब ये देखें ये क्या क्वांटिटी ऐसे पहचानते हैं क्या है, किसी भी कैट का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है अगर क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने वाला वेव वेक्टर है, और आंसर क्या है 1। तो ये भी 1 ये भी 1, तो रिजल्ट तो बड़ा सादा है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी मुश्किल है वो सारी खत्म हो गई।
और आपके पास क्या रह गया कि ए एन स्टार ए एन के बराबर है, क्योंकि ये तो 1 हो गया और ए एन स्टार के बराबर है। क्या मतलब है? ये वही है कि जिससे मैंने 2 स्लाइड पहले आइगन वैल्यू को कहा था कि वो रियल है तो ये होना चाहिए, और इसको जनरलाइज करके ऑपरेटर के लिए हमने इसको डैगर बनाया था। लेकिन और अब ये मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ था डैगर बनाया था आइगन वैल्यू के लिए, वही बात जिससे हमने बात शुरू की थी अब बाकायदा प्रूफ के तौर पर आ गई है। तो इसको आप देख लें, इसको लफ्ज़ों में यही है जो मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है कि किसी हर्मिशन ऑपरेटर का मतलब है ये, हर्मिशन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू रियल होती हैं। अब आगे चलें, और आगे का मतलब यह है कि ये जो चीज़ है ना, ये और एक ये याद रखिएगा। ये मैंने पहले अगली स्लाइड में भी मैं फ़ौरन लिखता हूँ, एक ये वाली बात और ये वाली बात। तो अगर मैं फ़ौरन लिखूँ तो आप ज़रा याद रखिएगा कि ये कहाँ से आएंगे। अगर दोबारा भी लिखी हूँ तो इन्हें देख लें, ठीक है। और दोबारा इस वक्त लिखना है कि हमने एक रिलेटेड थ्योरम प्रूव करनी है, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने कहा था, ये जो प्रीवियस स्लाइड की 2 बातें ये तो मैंने बस दोबारा लिख ली हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगाता, क्योंकि ये बस जो कुछ है पिछली स्लाइड का ही है। इक्वेशन 1 भी इक्वेशन 2 भी दोनों पिछली स्लाइड में थी, ठीक है। अच्छा, अब नई बात हमने क्या करनी है? नई बात ये करनी है कि अगर ए एन स्टार ए एन के बराबर है तो ए एम स्टार भी ए एम के बराबर है, क्योंकि एन और एम मतलब इवेंचुअली आप याद रखें सिंबल तो हेल्पर होते हैं, असल चीज़ नंबर्स है। एक्सपेरिमेंट हम साइंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में मैयर सिंबल नहीं होते, किसी मीटर की सुई पर सिंबल नहीं आता, नंबर आते हैं। सिंबल में हेल्पर थे, एन भी हेल्पर था। असल क्या था? असल था 1 2 3 4 5 6 7, इसको एन लिखा है तो एन भी तो वही है, एन भी तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये बात एन के लिए ट्रू है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 किसी के लिए भी ट्रू है, वही बात ए एम के लिए भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ भी वही मतलब है 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली बात ये है कि ये नर्वस ना हो, अगर उसको एम के लिए लिखा है तो ये एम के लिए भी वैलिड है। और अब ये देखें, ये बात ए एम स्टार इक्वल टू ए एम, इसी को इक्वेशन 1 में लिखें तो यहाँ जो ए एम स्टार है ना, इसको ए एम से रिप्लेस कर दें। अब ये मैं आपको रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। और रिप्लेस जब कर मैं दिखाया जब इस तरीके से कि मैंने इस तरीके से किया है कि ये जो इसको ए एम स्टार को ए एम से रिप्लेस करने के बाद ये जो राइट हैंड साइड को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया हूँ, और राइट हैंड साइड पर 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, और जो राइट हैंड साइड इधर जाएगी वो नेगेटिव बन जाएगी। तो ए एम स्टार ए एम है तो ए एम माइनस ए एन और साथ ये मल्टीप्लाई होगा कॉमन, ठीक है। अब ये रिजल्ट है। अब इससे आपको क्या मिलेगा? इसमें देखें इस दफ़ा अगर m और n इक्वल ना हो, इसका मतलब है कि, और उसके बाद एक और भी, ये जो मैं कह रहा हूँ थ्योरम, उसकी एक और भी कंडीशन है, और वो ये है कि आइगन वैल्यूज यानी ए एन और ए एम डिफरेंट भी हों। फिर क्या होगा? ये जो इक्वेशन है इसका पहला फैक्टर अगर ए एन और ए एम इक्वल नहीं है तो पहला फैक्टर नॉन जीरो होगा, और अगर पहला फैक्टर नॉन जीरो होगा तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? अगर नेट रिजल्ट जीरो होना है तो, अब ये जो मैंने बोला है ना इसी को मैंने लिखा है, ठीक है। एक तरह से रेपिटेशन ही होगी, आपके लिए आसानी हो गई है कि अगर ए एन और एम इक्वल नहीं है और इनका डिफरेंस नॉन ज़ीरो है तो अगर पहला फैक्टर नॉन ज़ीरो है तो दूसरा फैक्टर ज़ीरो होगा। और अगर आपको टर्मिनोलॉजी आती है तो जो हमने थ्योरम प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई, समझ गए। अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो, अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं, और ये ऑर्थोगोनल ही प्रूव करना था। और जो प्रूव करना था बस उसे मैं लिख देता हूँ और आगे चलते हैं, ठीक है। तो प्रूव जिस बात को किया है कि अगर 2 आइगन वेक्टर के लिए आइगन वैल्यू, इसकी ये आइगन वैल्यू साई एन की और साई एम की आइगन वैल्यू ए एम, अगर ये डिफरेंट है तो इनके जो आइगन वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोगोनल होंगे, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये एक नई चीज़ थी, थ्योरम थी जो इस ये नई चीज़ भी प्रूव कर दी है। अब आगे चलें, ठीक है।
वो ये है कि ये जो ऑर्थोगोनल है ना, ये आपके लिए नया लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी वेक्टर जो है ना, अब ये वैसे तो नहीं, आपको प्रैक्टिस के साथ ही शायद आपकी नर्वसनेस से दूर हो कि जो कैट और ब्रा है ये भी वेक्टर हैं और उनके ऊपर वही रूल अप्लाई होते हैं जो कि ऑर्डिनरी वेक्टर के 2 डायमेंशन में। इससे ज़्यादा वेक्टर मैं आपको क्या सादा दिखाऊं, ठीक है। जब ये ऑर्डिनरी 2 डायमेंशन में वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं, वहाँ आप कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर हैं। कैट बरा में लफ्ज़ परपेंडिकुलर इस्तेमाल नहीं हो सकता हमेशा, लेकिन ऑर्थोगोनल भी कहते हैं आई और जे को, और यहाँ ऑर्थोगोनल के लफ्ज़ को ही बेहतर इस्तेमाल करें, परपेंडिकुलर को ना करें, क्योंकि आई और जे के दन तो एंगल आप कह सकते हैं, कैट और बरा के दन एंगल किसको कहेंगे। तो फिलहाल सिर्फ इतना काम करें कि परपेंडिकुलर के लफ्ज़ को ऑर्थोगोनल की टर्म से रिप्लेस कर दें, ठीक है। और बजाय इसके कहें कि आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं या म्यूचुअल एंगल 90 होता है, आप ये कहें कि ये ऑर्थोगोनल होते हैं। ये मैं टर्मिनोलॉजी को इससे रिप्लेस कर रहा हूँ कि बाद में मैंने इसको कैट और बरा के लिए इस्तेमाल करना है। तो फिलहाल तो वही बात रिपीट करें जो कि आप ऑर्डिनरी 2 डायमेंशन में करते हैं कि क्योंकि ऑर्थोगोनल, मतलब हर क्योंकि को छोड़ें, बस ये 2 इंडिपेंडेंट आपको इंफॉर्मेशन पता है कि एक तो बात ये कि ये ऑर्थोगोनल होते हैं आई और जे यूनिट वेक्टर, और दूसरा ये कि ये बेसिस बनाते हैं। याद है बेसिस बनाने का क्या मतलब है? बेसिस बनाने का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। अब ये तो थे ऑर्डिनरी वेक्टर, और वो भी अगर वो ऑर्थोगोनल है और वो बेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कैट और बरा वेक्टर हैं, इनके बारे में पिछली स्लाइड में हमने देखा कि वो भी ऑर्थोगोनल होते हैं अगर एक कंडीशन पूरी हो, ठीक है। तो क्या वो भी बेसिस बनाते हैं? ये सवाल है ना। पहले तो मैं सवाल को लिख देता हूं, अभी मैंने सवाल को ही रिपीट किया, जो कुछ बोला है वही लिखा है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। कि जिस तरीके के मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आइगन वेक्टर जिस तरह आई और जे को जनरलाइज करके आइगन कैट कह दें, अगर कैट ऑर्थोगोनल है जो पिछली स्लाइड में प्रूव किया है, तो क्या कैट बेसिस भी बनाते हैं? ये सवाल है, और जवाब ये है कि यस ये भी बेसिस भी बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप पूछें कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये, तो मैं एक रेफरेंस दे सकता हूँ, वो किताब जिसको मैंने पूरी टीचिंग में मैंने फॉलो किया है, जिससे सारी कैलकुलेशन वगैरह उससे ली है। समझाने का तरीका मेरा अपना था, वो सारा इस किताब से नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन एप्लीकेशन सारी मैंने इस किताब से लिखी है, और वो मैंने जो चैनल के इंट्रोडक्शन में इस किताब का जिक्र किया है, ठीक है। और वो ये किताब है क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन बाय नोरोडाइन जेटली, और उसमें थ्योरम 2.2 ये है कि आइगन वेक्टर्स ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ये जिसको कहना है आइगन वेक्टर ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोगोनल ये हो गया। नॉर्मल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी स्टेट वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो उसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और बेसिस बनाते हैं जिस तरीके से आई और जे बेसिस बनाते हैं, तो किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन वेक्टर बी बेसिस बनाते हैं, और वो बेसिस ऑर्थोनॉर्मल भी होती है। ये आई और जे यूनिट वेक्टर भी ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ऑर्थोगोनल, और नॉर्मल इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो किसी भी स्टेट वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अब ये तो बातें होंगी जनरली, ठीक है। अब ख़त्म करने से पहले, लेक्चर ख़त्म करने से पहले, ये जो कुछ हमने सीखा है, जो थ्योरम सीखी हैं इस लेक्चर में, उन्हें अप्लाई करते हैं मोमेंटम के लिए। तो एक एप्लीकेशन से आप देख लें कि अब ये सारी जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स में इन सारी चीज़ों की क्या शक्ल बन जाती है। अब ये ऑर्डिनरी मिसाल के तौर पर ऑर्डिनरी में ये है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में यही चीज़, यही इक्वेशन कैसे बन जाती है, एंड सो ऑन, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में आज के लेक्चर में सिर्फ गुंजाइश है इस बात कहने की कि अगर ऑपरेटर मोमेंटम हो, अगर मोमेंटम आपको आ गया ना, तो बाकी सारे ऑपरेटर आप उसी से ही बना लेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मोमेंटम का जिक्र करते हैं, और बाद में हो जाएगा कि जो मोमेंटम के लिए काम किया वो सारे के लिए हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑपरेटर मोमेंटम से ही बनते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब फिलहाल मोमेंटम के लिए आप ये देखें, कुछ याद है आपको कि कौन कौन सी थ्योरम प्रूव की हैं हमने आज के लेक्चर में? 3 की हैं।
एक ये है कि आइगन वैल्यू हर्मिशियन ऑपरेटर की, और अब हम क्योंकि मोमेंटम कह रहे हैं तो मोमेंटम की आइगन वैल्यू, ये मोमेंटम है और आइगन वैल्यू ये है और ये रियल है। ये पहली थ्योरम थी। दूसरी थ्योरम ये थी कि अगर आइगन वेक्टर हों, और मोमेंटम के लिए अगर आपने इसको ये डेरिवेटिव कहा है तो आइगन वेक्टर आइगन फंक्शन बन जाएंगे। यानी आइगन फंक्शन अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट है, यानी अगर के डिफरेंट है तो आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल होने चाहिए। और डिफरेंट को मैंने इस तरह कह दिया कि ए को के कह दिया तो ए को के प्राइम कह दिया। तो ये तो है, अगर थ्योरम को अप्लाई करें मोमेंटम पर तो स्टेटमेंट ये बनेगी। अब क्या ये स्टेटमेंट प्रूव्ड है कि नहीं है इंडिपेंडेंटली, तो उसके लिए हम एक कैलकुलस में आपको एक चीज़ सीखना होगी और वो बताएगी कि ये प्रूव्ड है। और कैलकुलस से पहले रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें कि अगर आपने सॉरी हम बोल्ड फेस होना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। ए भी बोल्ड है, बी भी बोल्ड है। ये ऑर्डिनरी वेक्टर्स के लिए अगर ए डॉट बी है तो वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, सॉरी यहाँ बी होना चाहिए था, सॉरी ये टाइपिंग एरर्स हैं। ये बड़ी आम सी इक्वेशन है, आपने बहुत इंटरमीडिएट में भी पढ़ी होगी, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। अच्छा, डायरेक्ट नोटेशन में ये बन जाता है इस तरीके से कि डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट होता है और ये जो सम है ये सम इधर लिखा हुआ है, और लाजमी नहीं है 2 पर सम हो, ये किसी भी डिस्क्रीट इंडेक्स पर सम हो सकता है। अच्छा, जब अपने से कंटिन्यूम में करना है तो आई को एक्स से रिप्लेस कर देना है। कंटिन्यूम में आई तो डिस्क्रीट होगा और एक्स कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस समेशन इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन कर देनी है। अब इस मौके पर हम ना सिर्फ मैथमेटिक्स ही ना करें, इसको अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम यानी मोमेंटम पर अप्लाई भी करें। अगर मोमेंटम अप्लाई करना है तो हम लेटर ए बी नहीं करेंगे बल्कि के और के प्राइम करेंगे, और आई को एक्स कर देंगे और समेशन को इंटीग्रेशन कर देंगे। ऑल इन ऑल आपको क्या मिलेगा कि ए डॉट बी के बजाय हम जनरलाइज करके क्या बन गया के डॉट, ठीक है, ब्रैकेट रहते हैं लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। के डॉट के क्या होगा, यहाँ था ना करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, जिस चीज़ का उसी के साथ एक्स का एक्स के साथ वाई का वाई के साथ, तो यहाँ एक्स की वैल्यू होगी, जो वैल्यू है उसी वैल्यू के साथ, और प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई भी हो गया, ए और बी के बजाय के प्राइम और के भी हो गया। और जो सॉरी इसको तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक्स और ये एक्स डिफरेंट है, ये तो एक्स लेबल है ना, बाद में ये जो x था ये 1 2 3 बन गया था, और 1 2 3 फिर जब x बना है तो अब ये x नहीं है बल्कि ये एक रियल वेरिएबल है और समेशन इंटीग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें, ठीक है। और वो ये कि kx क्या चीज़ है, kx मतलब साई एक्स क्या होता है, वो वेव फंक्शन जिसका नाम साई हो। तो kx क्या है, वो वेव फंक्शन के जिसका एक फिक्स्ड k हो, फिक्स k का मतलब फिक्स वेवलेंथ हो। तो ऐसा वेव फंक्शन क्या होता है, ये प्लेन वेव। तो मैं के एस के बजाय मैं ये प्लेन वेव लिख देता हूँ, के प्राइम के लिए भी लिख देता हूँ, तो ये ऑल इन ऑल क्या बन गया, ठीक है। के एस के बजाय ये प्लेन वेव और के प्राइम, बस इसको सिंबल चेंज किया। और सॉरी यहाँ भी एक टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये जो पहले का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ये आयोटा को माइनस होता है, और यहाँ आयोटा ही होना, ये प्लस होना चाहिए था। अच्छा, तो ये ज़रा आप चेंज कर लें, यहाँ इसको प्लस कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्योंकि ये कोर्स मैथमेटिक्स का नहीं है तो मैं आपको सिर्फ इंटीग्रेशन कैलकुलस का रिजल्ट बता सकता हूँ। इसका प्रूफ आप अलहदा से किसी भी मैथमेटिक्स की किताब में देख लें, या किसी भी जगह देख लें, इंटरनेट पर देख लें, किसी जगह देख लें कि अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है ना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये भी जब तक इंटीग्रेशन नहीं लिखी थी वो अंडरस्टूड था कि वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है। तो अगर आपका एक ना, अगर आयोटा ना हो इंटीग्रेंट के अंदर, तो फिर तो आप ऑर्डिनरी तरीके से इंटीग्रेशन करें और एक्सपोनेंशियल अनचेंज रहेगी और अपर और लोअर वैल्यू रिप्लेस होंगी एक्स की। लेकिन अगर आयोटा है ना, तो देखिए अगर आप ऑर्डिनरी तरीके से करेंगे तो ये क्या होगा, ई पावर आयोटा अपर एंटी डेरिवेटिव तो यही रहेगा ना, साथ एक जो भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, एक्स की जगह आयोटा, तो ई पावर आयोटा इन्फिनिटी और लोअर वैल्यू माइनस आयोटा इन्फिनिटी,
तो ये जो हो गया ना आयोटा इन्फिनिटी के बजाय, ये कैलकुलस का एक लेसन है और मेरे पास प्रूफ का टाइम नहीं है। लेसन ये होता है कि ये जो जब आयोटा की इंटीग्रेशन में चले नहीं है तो आप याद रखें, जिस तरह आपने पावर, जैसे इंटीग्रेशन में आपको पावर रूल याद है, साइन का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है और कॉस का एंटी डेरिवेटिव साइन होता है, एक्सपोनेंशियल अनचेंज रहता है। ये इसी लिस्ट में ना एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन से अनचेंज रहता है, और इसीलिए इंटीग्रेशन एक फार्मूला याद कर लें अगर आपके पास कैलकुलस पढ़ने का टाइम नहीं है, कि अगर आयोटा की इंटीग्रेशन तो आंसर डायरेक्ट डेल्टा होता है। अब आप इसे हमारे पर्टिकुलर केस पर अप्लाई करें कि अगर के और के, अभी क्या हमारे थ्योरम क्या हमने प्रूव की थी पिछले इस लेक्चर में, कि अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट हो, अगर के और के प्राइम डिफरेंट हो, अगर के और प्राइम डिफरेंट हो तो डायरेक्ट डेल्टा का आंसर 0 होता है। ये तो डायरेक्ट डेल्टा की सादा सी प्रॉपर्टी है जो कि क्रॉनिकल डेल्टा में भी है, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट हो, क्रॉनिकल डेल्टा में आई जे कहते हैं और डायरेक्ट डेल्टा में वो आई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ के है, और जे भी रियल नंबर से रिप्लेस होता है जबकि के प्राइम है। अगर डायरेक्ट क्रॉनिकल डेल्टा में आई और जे इक्वल ना हो, डायरेक्ट डेल्टा में अगर के और के प्राइम इक्वल ना हो तो आंसर 0 आता है। ठीक है, अब ये देख लें, ये तो वेरीफाई हो गया कि, और पूरा स्कीम देखें कि हमने इसमें क्या किया। यहाँ से शुरू हुए थे कि मोमेंटम के लिए अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब है इनके ये ऑर्थोगोनल डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, मैं आपको समझा दिया, रिजल्ट 0 है। अच्छा, और कौन सी थ्योरम आपने पढ़ी है या फिर कॉल करें, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक और थ्योरम ये पढ़ी है कि अगर ये ऑर्थोगोनल है ना वेक्टर, तो ये बेसिस भी बनाते हैं। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है, ये हमने प्रूव कर दिया, तो क्या ये बेसिस बनाते हैं, ये सवाल है। और जवाब ये जनरली यस है। और मोमेंटम के लिए जो यस है ना, वो मैं बताता हूँ, वो यस आपने पहले देखा हुआ है। पता है कहाँ देखा हुआ है? ये जो चीज़ थी ना, बेसिस की डेफिनेशन पिछले साइड में भी थी। इसी तरह मैंने इस तरह बस ना किया कि कुछ कलर के लिए कुछ बातें इंडिकेट कर दी हैं। तो जो कंपोनेंट है उसे पिंक से इंडिकेट कर दिया है और जो बेसिस है उसे ब्लू से। अब अगर यहाँ बेसिस को आई और जे के बजाय प्लेन वेव कर दें तो ये ब्लू से मैच करें, और ये सम में सिर्फ 2 टर्म नहीं है, पूरी इंटीग्रेशन है। और जो प्लस है ना, ये इंटीग्रेशन बन गया, सम कंटिन्यूस इंटीग्रल बन गया, क्योंकि अब आई और जे 1 और 2 पर नहीं कर रहे कि जी 1 और 2 1 2 फिर 1 2 1 2 3 4 5 6 किया, बाद में जनरलाइज करके के की कोई भी वैल्यू के लिए कर दिया। अब ये जो सम है ये इंटीग्रल हो गया, बेसिस ये हो गई, और कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स भी जिस तरह 1 के साथ 1 था, 2 के साथ 2 था, तो के के साथ के का फंक्शन होगा, साई के होगा। इसको पहचानते हैं क्या है? ये वेव पैकेट है। और वेव पैकेट क्या है, इसको हम पिक्चर में मैंने दिखाया है। ये रिवीजन ही है, बात पहले हो चुकी है कई दफ़ा, कि वेव पैकेट क्या है कि कोई सा वेव फंक्शन हो, बहुत सारी ये प्लेन वेव है, ये प्लेन वेव है, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है, और जो वेटेज है हर एक की वो साई के है। और अगर आप इसको टीज को 0 कर देंगे तो ये फार्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाता है। तो ये रिजल्ट नया नहीं है, लेकिन इस रिजल्ट से मतलब हम नया निकाल रहे हैं, और वो ये है कि इसका मतलब जो प्लेन वेव है, और प्लेन वेव का मतलब मोमेंटम के आइगन फंक्शन है, ये बेसिस बी हैं। तो ये जो हमने दूसरी थ्योरम की थी कि किसी हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन वेक्टर बेसिस बनाते हैं, उसको हर्मिशियन ऑपरेटर को मोमेंटम बनाकर उसको उसकी वैलिडिटी, उसकी एग्जाम्पल का ट्रू होना भी दिखा दिया। तो यही चीज़ थी जो कि इस लेक्चर में करनी थी। अब ये समराइज करके कंक्लूजन करके मैं ख़त्म करता हूँ। और कंक्लूजन ये है कि हमने एक तो इस लेक्चर में ये सीखा कि जैसा मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था ना, 3 सेंटेंसेस में पूरी क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। तो उनसे पहला सेंटेंस ये है कि आपने किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए उस मेजरेबल क्वांटिटी का ऑपरेटर बनाएं, और दूसरा सेंटेंस ये था कि उस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू फाइंड करें, और तीसरा सेंटेंस ये था कि आइगन वैल्यू जो होगी वो उस मेजरेबल क्वांटिटी के लिए फिजिकल प्रेडिक्शन होगी। अब प्रेडिक्शन कर दें और फिर एक्सपेरिमेंट ले सकें, फिर मेजर करें, और पूरी साइंस मुकम्मल हो गई, यानी इसके में क्वांटम मैकेनिक्स मुकम्मल हो गई। एक तो ये हमने लेक्चर में सीखा, और कुछ हमने थ्योरम सीखी, और वो ये है कि अगर यहाँ जो आइगन वैल्यू, क्योंकि आपकी फिजिकल प्रेडिक्शन अगर रियल होनी चाहिए तो ऑपरेटर को हर्मिशियन होना चाहिए। हर्मिशियन की डेफिनेशन, हर्मिशियन मैट्रिक्स को जनरलाइज करके हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन सीखी। और फिर ये कि एक जो रिलेटेड थ्योरम थी वो ये थी कि अगर
नहीं सॉरी, पहले असल थ्योरम में बता दूँ, ठीक है। वो ये है कि नहीं सॉरी, ये रिलेटेड ही है, ठीक है, कि अगर आइगन वैल्यू हर्मिशियन ऊपर की आइगन वैल्यू रियल है तो आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल है, एक ख़ास कंडीशन के लिए कि अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट हो, और अगर वो ऑर्थोगोनल, एक तो ऑर्थोगोनल है और वो बेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो यही कुछ है इस लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने का शुक्रिया, और अब मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ।